नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम उस खबर को लेकर चर्चा करेंगे जिसपे ये बात सामने आई है कि कुछ ऐसे मुल्ज़मीन हैं जिन पर बहुत ही संगीन और बहुत ही अलग तरह का और पूरी एक विमेन कम्युनिटी को बदनाम करने का कुछ ऐसे काम करने का इल्ज़ाम था। लेकिन ऐसे दो लोगों को जिन पर इल्ज़ाम था, जिसमें नीरज बिश्नोई एक नाम है और दूसरा ओंकारेश्वर, इन दो लोगों को अदालत से जमानत मिल गई है। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले या महीनों पहले की बात है जब इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐप है, जैसे बुल्ली बाई नाम से एक ऐप आया था, फिर सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप आया था, और इन ऐप्स को जो क्रिएट करने वाले थे उनके जहनों में क्या बात थी ये तो शायद वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मालूम किया होगा। लेकिन इसमें तस्वीर लगाई गई थी, पिक्चर्स लगाई गई थी, स्पेशली एक खास कम्युनिटी यानी मुसलमान जो औरतें हैं और कुछ और ऐसी औरतें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ी हैं, उनकी तस्वीर उसमें लगाई गई थी। और ख़ास तौर से ऐसे वुमेन की तस्वीर लगाई गई थी जो वर्किंग वुमेन है, जो अपने शोबे में जिन्होंने अपना एक नाम कमाया अपनी मेहनत से, और उनकी तस्वीर डॉक्टर्ड तस्वीर थी और उनके बारे में बहुत सारे नाजेबा अल्फाज जिन्हें आमतौर से एक सभ्य समाज सुनना या बोलना या यहां तक कि पढ़ना भी नहीं चाहता, ऐसी बातों का जिक्र था और उसमें बाकायदा एक तरह से बोली लगाई जा रही थी। मतलब इस तरह का पूरा खेल चल रहा था। और इसमें किसी एक स्टेट की खातून का नाम नहीं था, बल्कि कई स्टेट्स की खातून के चेहरे और उनके प्रोफाइल्स और बहुत तरह की ऐसी चीजें थी। तो इसको लेकर काफी आवाज उठी थी, कई पार्टियों की खातून लीडरों ने इसको लेकर आवाज उठाया था और दूसरे लीडरों ने भी। अब यह खबर है कि ऐसे दो ऐप्स के जो मुल्ज़मीन क्रिएटर्स हैं उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है। तो क्या जमानत के इस फैसले से ऐसी खवातीन जिनकी शबीह या जिनके कैरेक्टर को डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई थी, क्या उनमें फिर इसको लेकर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है? क्या उनमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया है? और क्या ये फैसला ऐसा है जिसके बारे में एक बार फिर हमें थोड़ी बातचीत करना जरूरी है? अगले आधे घंटे हम इसी खबर पर बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली में जो पटियाला हाउस कोर्ट है, इलाके के नाम के उसका नाम पटियाला हाउस है, पटियाला हाउस कोर्ट ने बुल्ली बाई ऐप मामले के जो मुल्जिम है उनका नाम है नीरज बिश्नोई। एक तो ये कि काफी मुश्किल से और काफी हो हल्ला और काफी जो है इसको लेकर के आवाज उठाने के बाद ये लोग पकड़ में आए थे, इनके बारे में पता चला था। तो उन्हें और सुल्ली डील्स एक ऐप बना था, इसका नाम था सुल्ली डील्स। सुल्ली डील्स ऐप के जो क्रिएटर हैं उनका नाम है ओंकारेश्वर ठाकुर। इन दो लोगों को इंसानी बुनियादों पर जमानत दे दी है। हालांकि इन्होंने काम ऐसा किया था कि पूरी की पूरी आधी आबादी यानी जो विमेन जो पॉपुलेशन है उसे ही इन्होंने बदनुमा दाग और एक दाग देने की कोशिश की थी। लेकिन इन्हें जमानत जो मिली है वो इंसानी बुनियादों पर मिली है। और कोर्ट का ऐसा मानना है, कोर्ट ने माना है कि जो मुल्ज़मीन हैं, चूंकि ये पहली बार के कह सकते हैं कि अपराधी हैं, इन्होंने ऐसा काम जो किया है पहली बार किया है और लगातार जेल में रहना उनकी भलाई के लिए ये नहीं होगा, ये उनकी जिंदगी के लिए, उनकी भलाई के लिए ये नुकसानदेह होगा। और अदालत ने ये कहा है कि जो मुल्ज़मीन हैं उन्हें जमानत दी जानी चाहिए और दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि इनमें कई कुछ शर्तें लगाई गई हैं, सख्त भी शर्तें, जैसे कि वो किसी गवाह को जो है वो किसी तरह का कोई दबाव ना डाले, कोई किसी तरह से उसे धमकाए नहीं और किसी भी तरह से इस मामले से जुड़े सबूत के साथ छेड़छाड़ ना करें। शर्तों में यह भी शामिल है कि जो मुल्ज़मीन हैं, जो दोनों नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर, ये किसी भी जो मुतासरा जो खवातीन है यानी जिन लेडीज की और जिन खवातीन की कैरेक्टर्स पर इन्होंने सवाल लगाया था, जिनकी इन्होंने नीलामी की थी अपने ऐप के जरिए, उनको ना तो ये किसी तरह से राब्ता करेंगे, ना उन्हें किसी तरह से अपने प्रेशर में लेंगे और कोई भी मतलब जो उसके लिए खास वर्ड से ना प्रेरित करना है, ना प्रयास करना है, ना कोशिश करनी है। और ये भी इसमें है कि जो
आरोपी शख्स है वो सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच इसके जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उनको अपना जो डिटेल्स है वो देंगे कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर हैं और उनका फोन जो हमेशा चालू रहना चाहिए, सब जो बाकी चीजें हैं वो इसमें जाहिर है। तो मेरा सवाल इसको लेकर ये है कि क्या ये बहुत जल्दी है या फिर ये वक्त पर है, और क्या ये कुछ ऐसा फैसला है कि इससे जो मुतासरा, जो अफेक्टेड जो कम्युनिटी है, जो लीडर्स हैं, क्या उन्हें भी लग रहा है कि ये उनके साथ इंसाफ हुआ है? हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 4 मेहमान हैं। हमारे साथ बारी बारी से जुड़ेंगे। हमारे साथ ताहिरा साहब जुड़ेंगी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हरिहर रघुवंशी जी जुड़ेंगे हमारे साथ जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, और विंग कमांडर अनुमाचार्य हमारे साथ होंगे, तर्जुमान कांग्रेस, और शाश्वत आनंद साहब होंगे जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं ताहिरा साहब आपके पास आना चाहता हूं कि जब ये मामला रोशनी में आया था तब से न्यूज़ 18 उर्दू इस पर खास तौर से इसे तवज्जो दे रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा मसला है जिससे आधी आबादी जो है सीधे तौर पर उससे मुतासिर हो रही है, क्योंकि बाद में कई ऐसी खबरें भी आई थी कि वो अब ऐसा नहीं रह गया कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बल्कि अक्रॉस द कम्युनिटी भी चीज़ें होने लगी है। ताहिरा साहब, इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा? क्यों जबान दे दी? बिल्कुल बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो कानून से चलता है वहां कोई कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, जहां की संस्कृति और कल्चर को कहा जाता है कि औरतों की इज्जत की जाती है, उस कल्चर और उस संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई हूं। आप सोचिए कि आधी जमीन, जैसा भी आपने कहा, आधी जमीन उनके साथ इस तरह से कि उनकी फोटोग्राफ्स को लिया गया हो, सोशल मीडिया से ऑप्शन में डाला गया, और उम्र का कोई वही नहीं है। लड़कियों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग तक की फोटो का ऑप्शन किया गया। आप सोचिए उनकी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजरी होगी, वो तमाम औरतें किस ट्रॉमा से गुजरी होंगी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग है समाज के ऊपर जो हुआ, जिस तरह से मुझे लगता है इसको और बेहतर तरीके से टैकल करना चाहिए था। मैंने उस वक्त भी कहा था आपके जब चैनल पे थी कि नौजवान बच्चे इतना जहर कहां से ले आए, इतना जहर दे दिया गया कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को, अपने फ्यूचर को, सबको बलाए ताक रख दिया, और वो बाकायदा इतना जहर में उनके अंदर आ गया कि वो सिर्फ उनको ये लगा कि इन औरतों की फोटो लाओ, और ये कहाँ की वो है। पेट्रार्की तो अपना रोल कर ही रही थी, लेकिन यहाँ रिलीजन का भी रोल आ गया था। तो मुझे लगता है कि इसको और बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए था। थोड़ा सा उनको देखिए, जब तक मैं बार बार कहती हूँ, चाहे रेप के केस हो या कुछ हो, इस तरह के केसेस जो महिलाओं के साथ होती हैं, क्राइम होते हैं, उनको क्राइम क्यों नहीं समझा जाता भाई? उनको एक बेहतर तरीके से क्यों नहीं डील किया जाता? क्या महिलाओं के पास उनका ह्यूमन राइट नहीं है? मैं किसी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं सब महिलाओं की बात कर रही हूँ जी। ये ऐसी बात नहीं थी कि जब हमारी मुस्लिम बहनों के साथ हुआ तो हमारी हिंदू बहनों को अफसोस नहीं हुआ, वो भी हमारे साथ खड़ी थी और बराबर बोल रही थी, कह रही थी, वोकल थी, हमारी आवाज में आवाज मिला रही थी जी। औरतों के साथ होने वाले किसी भी क्राइम को क्राइम क्यों नहीं समझा जाता? जबकि आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत समझ के इस आर्टिकल पे एम्फेसिस भी की थी जी। तो मुझे लगता है कि औरतों की अस्मत को अगर कोई रौंदने की कोशिश करता है तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, कम से कम ऐसा कि वो एक प्रेसिडेंट सेट हो, ऐसा ना हो कि आदमी छुट के निकल के दोबारा जो है उससे बड़ा क्राइम करे, क्योंकि तो छूट मिल गई। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा सख्ती और होनी चाहिए थी। जमानत मिल गई, ये मुझे लगता है कि अभी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है जी। ठीक है, चूंकि ये मामला खवातीन से जुड़ा था और इसमें कई ऐसी खवातीन लीडर थी। लीडर का मतलब ये होता है जो आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, तो खवातीन लीडर हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो खवातीन के सेंटिमेंट्स को भी और उनके मसाइल को भी रिप्रेजेंट करें। उन्होंने काफ़ी खुलकर इस पर बातें की थी। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला सिर्फ दिल्ली में जो है वो मुकदमा या केस दर्ज नहीं हुआ था, बल्कि मुंबई पुलिस ने भी केस दर्ज किया है। मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस में अभी इसके लेकर कार्रवाई आगे चल रही है।
लेकिन दिल्ली से ये हमें खबर मिली है। अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान हैं। अनुमा, इस खबर पर आपका पहला रिएक्शन क्या है कि जो अक्यूज्ड हैं उन्हें अदालत ने जमानत दी है, उन्हें जमानत मिल गई है, तो इसका जो दूसरा पहलू है, जो खवातीन है जो खास तौर से इससे जिन पर इसका इफेक्ट पड़ा था, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा था, तो क्या उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है उस पर कैसा असर पड़ेगा इस जमानत का? विशाल साहब, ये तो बिल्कुल जाहिराना तौर पे सभी को समझ में आता है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में फिट होते हैं वो सब जमानत पा जाएंगे, ये बिल्कुल साफ दिखता है। अब आप ये देखिए कि बहुत से लोगों को सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट लिखने के कारण, क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे होते हैं और कुछ नहीं करते, तो बड़ी बात कोई नहीं होती है उनके में, लेकिन उनको जेल में डाल दिया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि आशीष मिश्रा जो है किसानों को रौंद के निकल जाता है, उसके बाद उसको जमानत मिलती है। केवल चुनाव के दौरान ऐसे लोगों को पकड़ के और जेल में डाला गया है जिससे चुनाव एडवर्सली इफेक्ट ना हो। वो अपने इस केस में भी देखिए कि ओंकारेश्वर ठाकुर को और दूसरे व्यक्ति को जो जमानत मिली है, ये साफ दिखा, और वो भी कहा गया इंसानियत की बिना पर। कौन सी इंसानियत? आपके घर में माँ और बहनें नहीं है, आप उनकी फोटो डालेंगे, इस तरह की नीलामी करने की बात करेंगे आप उनकी? तो ये सरकार बढ़ावा दे रही है। एक तरफ न्याय व्यवस्था में ये कहा जाता है, एक अदालत कहती है कि अगर आप हेट स्पीच हंस के देंगे तो वो अलग बात होती है, अगर आप चुनावी माहौल में देंगे तो अलग बात होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जिस एजेंसी पर हमारा भरोसा उठता है, कम होता है, वो न्याय प्रणाली है हमारे देश की। और दूसरी चीज ये है कि इन चीजों को बार बार अगर लोगों की तरफ से, क्योंकि इतना ज्यादा पोलराइजेशन है, लोग इसे एक और माध्यम मानते हैं दमन का, और बहुत सारे लोग एक साथ नहीं समझ पा रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी मुझे ऐसा लगता है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं हम बिल्कुल जैसे ही हम लॉजिक की बात करते हैं, चाहे वो हिजाब की बात आ जाए और ये सुल्ली बुल्ली डील की, तो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये सारा कुछ एक ही एजेंडा का हिस्सा है। ठीक है, हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी भी हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के, और अक्सर न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम में बीजेपी का जो पक्ष है वो रखते हैं। हरिहर रघुवंशी साहब, दो बातें यहाँ पर हैं। मैं उस लाइन को बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने जमानत दी है, तो बिल्कुल, लेकिन ये खबर चुकी है, तो खबर ये है कि इन्हें मानवीय आधार पर जमानत दी गई है। मेरा सवाल सीधा यही है कि जो बड़ी तादाद में जो लेडीज़ जो सीधे इससे अफेक्टेड थी, उनके सेंटिमेंट्स को कैसे केयर किया जा सकेगा इससे? देखो, देश की आधी आबादी को बदनाम करना, महिलाओं को बाजार में नीलाम करने का षड्यंत्र करना बहुत ही घोर निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए, और जो लोग भी ये करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है हो भी रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे भी कांग्रेस के नुमाइंदे कह रहे थे, हर चीज को राजनीति से जोड़ना बहुत ही निंदनीय बात है। एक चीज बताइए, अगर कोर्ट ने जमानत दी है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या लेना देना है? कोर्ट में इतने मुकदमे चलते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ के जमानतें होती या फैसले होते हैं? 60 साल से तक कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार से पूछ के जमानतें होती थी या फैसले होते थे? ये इनकी ऐसी मानसिकता है जो हर जगह ये राजनीति ढूंढते हैं। आज महिलाओं का इतना निंदनीय मामला है, उसमें भी इनको राजनीति नजर आ रही है। मैं कहता हूं कि इनको खुद के इतिहास को देखना चाहिए, किसी भी पार्टी पे आरोप लगाने की बजाय, और किसी भी मुद्दे को पोलराइज करने की बजाय इनको खुद को देखना चाहिए। ये बहुत ही दुखद मामला है। महिलाओं को इस तरह से नीलामी के बाजार में उनकी तस्वीरों को लगाना, मैं कहता हूं तकनीक का एक बड़ा ही जिसका दुखद पहलू है, तकनीक का ये इस्तेमाल किया गया। और जिन लोगों ने किया, उन्होंने अपनी शिक्षा को
वहां पे मैं मानूंगा कि शिक्षा आता हूं आपके पास तरीके से इस्तेमाल किया जी। और उनकी परवरिश में मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी रही है, जो इस समाज की, इस देश की संस्कृति को, समाज को, सभ्यता को, महिलाओं की इज्जत को नहीं समझ पाए और उनको भी बाजार में लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत ही घोर निंदनीय कार्य था और इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा ख्याल है एजेंसियां कर भी रही हैं। इसमें मेरा एक निवेदन है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो है उसको जो फैक्ट्स फिगर हैं उसके आधार पे अदालतें काम करती हैं। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसना मेरा ख्याल है सही नहीं। ठीक है, अनुमा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कह रही थी कि बुल्ली डील पहले आई थी, उसके बाद सुल्ली डील आई और उसके बाद जब तक चुनाव चले, जनवरी की बात है जब सुल्ली बाई डील की बात हुई थी, जैसे नया साल शुरू हुआ था 4 जनवरी के आसपास की घटनाएं, तो पूरे चुनाव तक ही उसे जेल में डाला गया और फिर अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे वैसे इस तरह के अपराधी बाहर आ रहे हैं। एक बार, दूसरी बात, ये एक कम्युनिटी को पूरी तरह कंफ्यूज करने की, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जो अब मैं बोलूंगी, वो ये है कि एक कम्युनिटी को पूरी तरह कंफ्यूज कर रहे हैं ये, जो वहां पे काफी सारी ऐसी कुरीतियां थी। तो एक तरफ तो 3 तलाक वाला कानून लाए, वो भी पूरी तरह अभी ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे करके इधर दूसरे लोगों को उकसावा मिला है कि इधर ये करो और आगे चल के आप सुल्ली बाई बुल्ली डील करो, हिजाब कंट्रोवर्सी करो, ये सब करो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएं। जो वो कम्युनिटी है वहां के भी लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सरकार तो हमारा अच्छा चाहती है लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, ये सारी कहानी एक ही, इसका सूत्रधार एक है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसको डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करके अलग अलग जगह बांट दिया है। तो ये बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, अपनी बात, आप एक महिला हो, आप ये जो पेट में दर्द जैसी भाषा है ना, इस भाषा के स्तर की मैं नहीं हूँ, आप स्तरहीन व्यक्ति हैं। और हरिहर रघुवंशी जी देखिए, न्यूज 18 उर्दू पे खास तौर से हम लोग जो है, जो स्टूडियो डिस्कशन या डिबेट का जो डिसिप्लिन है उसे हम लोग बहुत उसका ख्याल रखते हैं। हरिहर रघुवंशी जी, आपकी बारी आएगी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, प्लीज इस बात संजीदगी से हो रही होने दे। अनुमा आचार्य को जो कहना था उन्होंने कहा, अपनी बात रखिए और मैं समझ गया आपकी बात। अनुमा, आप जो कहना चाहती थी वो बात समझ में आ गई है, लोग भी समझ गए। मैं थोड़ा रिएक्शन लेना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं शाश्वत आनंद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। शाश्वत आनंद साहब, कई मसले में बेशक जो जज होते हैं उनके विवेक पर चीजें होती हैं, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट रिटन नहीं होती, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मामले में ये कहना कि या इसको बुनियाद बनाना कि मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही है, दूसरी तरफ इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? वो तमाम गर्ल्स, लड़कियां, औरतें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़ी मुश्किल से अब मोदी जी के उस नारे के मुताबिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो आगे बढ़ रही, कुछ करना चाहती हैं और उनको बिल्कुल सारे आप जो है डिजिटली नीलाम करने की कोशिश होती रही है, उनके मनस्थिति पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम कुछ चीजें क्लियर कर दें कि जैसे इसको किसी भी पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। अगर बेल ऑर्डर हो रहा है और कोर्ट ने दिया है तो ये किसी बीजेपी या कांग्रेस के से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो बेल हमारे कंट्री में 2 तरह का है, ऑफेंसेस जो है 2 तरह के हैं, एक बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल में तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, पर नॉन बेलेबल में कोर्ट का डिस्क्रिशन हमेशा मायने रखता है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, तो इसमें इसलिए कोर्ट ने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया। अब डिस्क्रिशन जो एक्सरसाइज होता है उसके लिए कुछ पैमाने दिए हुए हैं कि इन चीजों को देख के ही डिस्क्रिशन कोर्ट एक्सरसाइज करेगा, जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आता है, जिसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होना भी आता है, जिसमें यंग एज का होना भी आता है या ओल्ड एज का होना भी आता है, बीमार होना भी आता है, और इस तरह की चीजें भी आती हैं कि अब चार्जशीट फाइल हो गई है और भागने का रिस्क नहीं है। इस तरह की चीजें, ये चीजों को ध्यान में रखा जाता है बेल देते, सीरियसनेस वगैरह को भी देखा जाता है। तो इस केस में अगर कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया और ये देखते हुए, और उसके पहले एक चीज हम और बता दें कि हमारे कंट्री में ही नहीं पूरे दुनिया में एक क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है गारंटीड, हमारे कोर्ट से भी गारंटीड है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट इस पे हैं, और साथ ही साथ ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस का है 1948 का, उसमें आर्टिकल 11 में भी ये चीज गारंटीड है कि सबको जब तक गिल्टी न प्रूव कर दिया जाए उनको इनोसेंट माना जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट ने अपना बेल का ऑर्डर दिया है तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह हम इसको गलत नहीं कह सकते। पर साथ ही साथ जहां बात आती है कि लोगों के फीलिंग्स हर्ट होती हैं, इमोशंस हर्ट होते हैं, तो हम इसको अगर मेरे ख्याल से एज अ लीगल एक्सपर्ट या अगर हम अपनी लीगल ओपिनियन दें तो मेरे ख्याल से इसको इमोशन से लोगों के नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इट इज अ मैटर बात सिर्फ इमोशन की नहीं है। मैं ताहिरा साहब से फिर जवाब लूंगा, क्या ताहिरा हसन साहब ये सिर्फ इमोशन से जुड़ा मामला है या फिर ये खौफ से भी जुड़ा मामला है, ये डर भी पैदा कर रहा है खवातीन में? नहीं, बिल्कुल सिर्फ ये इमोशन से जुड़ा मामला नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ अपने जो पार्टिसिपेंट एक और है उनसे, जो लॉयर है, कि देखिए ये कम्युनिटी जो है उसमें ऐसी एजुकेशन कम है, और जो औरतें, जो लड़कियां निकलती हैं वो बड़ी हिम्मत के बाद निकलती हैं, अपना मुकाम बनाती हैं। अभी जैसा कहा था कि आपने कि मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटियां पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी। देखिए आधी जमीन भी जब पढ़ी लिखी होगी, बेहतर होगी, तभी आप कह सकते हैं कि समाज सभ्य है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, कोई समाज कितना सभ्य है इससे पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की पोजीशन क्या है, वो डिसीजन मेकिंग में है, उनको न्याय पे उनका अधिकार है, नॉलेज पे उनका अधिकार है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि महिलाओं की बात हो रही है कि महिलाओं के साथ इतनी बड़ी अभद्रता, इतना बड़ा उनके साथ असॉल्ट है कि उनको बताइए ऑक्शन पे डाला जा रहा है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, एज कोई उसमें माने नहीं रख रहा है, यानी यंग लड़की से लेकर 70 साल की हमारी औरतों को भी उसमें लिया गया है। तो जाहिर है इसको देखा जाना चाहिए। अगर ये गिल्टी नहीं है, मैं खुद कह रही हूं कि यंग लड़का पढ़ रहा था, इसने भी पढ़ाई लिखाई को दांव पे लगा दिया, यह अफसोस की बात है। आखिर वो कौन सा जहर इसको पिलाया गया, तो देखा जाए कौन लोग हैं इसके पीछे। मेरा तो कहना है कि ये पूरा देखा जाना चाहिए कि ये कहां से शुरू हुआ, कौन लोग हैं जो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको ऑक्शन पे डाल रहे हैं। किस कदर का डर होगा महिलाओं में, एक खौफ का माहौल होगा। ठीक है, मैं शाश्वत आनंद साहब से फिर इसी पर थोड़ा रिएक्शन लेना चाहता हूं कि दरअसल बात सिर्फ सेंटिमेंट या सोच विचार की नहीं है, बात डर की है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया वो अब जमानत पर है। बिल्कुल जी हाँ, तो जो डर की बात है, ये इस चीज का भी क्रिमिनल लॉ में ध्यान रखा गया है। जब भी बेल दी जाती है तो उसमें कंडीशंस इंपोज की जाती है, जैसे कुछ कंडीशंस आपने पढ़ के भी सुना है प्रोग्राम के शुरुआत में जी। तो उसमें से ये कंडीशंस भी रहती हैं कि आप वो ऑफेंस को रिपीट ना करें जिस ऑफेंस के लिए आपको चार्ज किया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये अभी तक हम इन्हें गिल्टी नहीं सुना सकते, गिल्टी इनको प्रोनाउंस करना कोर्ट का काम है। तो इन्होंने भले ऑफेंस किया भी है कि नहीं किया ये भी हम जान नहीं सकते, हमारे सामने ना तो फैक्ट्स हैं ना एविडेंस है। तो पुलिस ने 2 लोगों को खड़ा कर दिया पकड़ के। तमाम केसेस ऐसे भी हम देखते हैं जिसमें पुलिस गलत लोगों को पकड़ के उनको इनकारसरेट कर देती है। और 20 आप जो बात कर रहे हो बहुत आइडियल बातें कर रहे हैं, काश कि पूरा ऐसा ही हो रहा होता हर तरफ। बिल्कुल, काश ऐसे ही हो रहा होता। इट्स वेरी आइडियल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जी। और एक बात और होती है, अगर ये इस ऑफेंस को रिपीट करें, जैसे कि इन्होंने कहा, जो दूसरे पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि अगर ये इसको रिपीट करते हैं तो दिस इज अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ देयर बेल। और पूरी सरकार के पास पावर है कि अगर अपने ये बेल दिए हुए बेल के कंडीशंस को वायलेट करते हैं या मिसयूज करते हैं या फिर रिपीट करते हैं ऐसे ऑफेंसेस, तो इनको तुरंत इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। मैं अब फाइनल कमेंट की तरफ आ रहा हूं। और ताहिरा हसन साहब आप कुछ कह रही थी जी, थोड़े बिल्कुल यही कह रही थी कि जो अभी आपने कहा, जो मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कि अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस किसी को खड़ा कर देती है, वो नहीं होता है। मैंने इसीलिए अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि उस तह तक पहुंचना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको पूरे तह तक जाना चाहिए। ये दोनों बच्चे हैं नहीं है, तीनों बच्चे हैं कि नहीं, पीछे कोई और था, इनसे काम करा रहा था, इनको आगे करके ये तह तक जाना बहुत जरूरी है। कौन शैतान दिमाग है? हरिहर रघुवंशी साहब, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। मामला लेडीज से जुड़ा है और लेडीज के दिल में एक डर पैदा हो जाएगा कि जिन्होंने हमारे साथ इतना ओपनली इतना ऐसा काम किया है वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। भाई जितने दिन भी वो रहे हैं, जब या तो इससे पहले भी हो सकते थे या इससे बाद भी जमानत मिल सकती थी। हरिहर साहब फाइनल कमेंट।
देखिए, इस देश में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ प्रॉपर धाराओं में कार्रवाई की गई और इसके पीछे भी अगर कोई शक्ति होगी वो भी उजागर की जाएगी, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जिसके खिलाफ भी ये किया गया है उनको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देश, इस देश की आधी आबादी पूरी तरह से महफूज है, कोई डरने वाला नहीं है। इसमें मैं कहता हूं कि जागरूकता का भी एक मसला है कि एक जागरूक होना चाहिए। उनके परिवार को भी कहीं कहीं किसी परिवार से ही होंगे वो बच्चे कि ऐसी सोच उनके अंदर कैसे पैदा हो गई कि उन माताओं बहनों के खिलाफ इस तरह की सोच को लेके आए। इस पे भी मेरा ख्याल है सोचने की आवश्यकता है। डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है इस देश में। मैं अब आप तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं क्योंकि अब हमारे पास वक्त इजाजत हमें नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।